So this is the part 2 of day 2 video. So first of all, in the last class, I explained to you uh, what is the differences. So all the students must know the difference of these two. आपने ये सभी differences क्लास 12th में अच्छे से पढ़े होंगे. Real GDP and nominal GDP, intermediate goods and final goods, likewise stock and flow, factor income and transfer income, injection and leakages, consumer goods and capital goods, and domestic income, national income. ये सभी डिफरेंसेस आपको अच्छे से बेटा रिवाइज कर लेना. अगर आपने नहीं रिवाइज किए हैं तो इसकी वीडियो पार्ट 1 अभी इसकी वीडियो डलेगी, वो वीडियो आप देख सकते हैं. कंपोनेंट्स आपने याद करने हैं एनएफआईए के. जनरली बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं कंपोनेंट्स में और उसके मेजरमेंट में. तो क्या होता है, मेजरमेंट तो पता है आपको, निकलता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. बट बेटे कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में आपके पास आता है नेट ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट compensation of employees and net savings of private enterprises. ये बेटे इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको लर्न करने हैं. फिर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम के कंपोनेंट, तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मिक्स्ड इनकम. लाइकवाइज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक तो ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं. तो आप इन सबके कंपोनेंट्स को अच्छे से लर्न करना. नेक्स्ट वन इज डबल काउंटिंग. तो डबल काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं. व्हाट इज डबल काउंटिंग? सो एनी ऑफ द वैल्यू इज बीइंग एडेड मोर देन वंस कैन बी कॉल्ड एज डबल काउंटिंग. सो लुक द डबल काउंटिंग कॉन्सेप्ट. दिस इज द डबल काउंटिंग. सो लुक व्हाट इज डबल काउंटिंग हियर in this example. Look, first of all, you can see here is a farmer selling his wheat to flour mill for ₹100. So farmer sells wheat for ₹100. Then flour mill sells to baker को सेल करता है 130 का. Then baker sells shopkeeper to 210. Then finally shopkeeper sells to final consumer for ₹250. So if we add all these values 100, 130, 210 एंड 250, अगर हम सारी वैल्यूज को नेशनल इनकम में ऐड कर लेंगे, बिकॉज दीज आर द सेल्स ऑफ ईच एंड एवरी फर्म, अगर हम सबकी सेल को ऐड कर लेंगे, दिस विल बी टर्न्ड एज डबल काउंटिंग. तो अब हमें क्या करना चाहिए इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए? तो बचने के बेटे दो तरीके हैं. एक है आपके पास कि जस्ट यूज ओनली फाइनल वैल्यू. जो फाइनल सेल है उसी को आप ऐड करें, दैट इज 250. तो आप केवल इस 250 को ऐड करें. बट ये तो हमें इकोनॉमी में पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फाइनल वैल्यू क्या है और फाइनल आउटपुट वैल्यू फाइनली किसके पास गया है. तो इसके लिए बेटर वे माना जाता है दैट वी शुड कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय ईच स्टेज बाय ईच फर्म. सो सपोज फार्मर ने फ्लोर का मिल को सेल किया 100 का. अब उसने सेल किसी से नहीं किया तो उसकी वैल्यू एड सेल्स 100 ही होगी फार्मर के लिए. देन इस 100 आपके पास है 130 का इसने सेल किया, इसने बाय कितने का किया था? इसने बाय 100 का किया था. तो इस 130 में से ये 100 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया इसका 30 वैल्यू एडेड. देन 210 का इसने सेल किया, बाय कितने का किया? 130 का. तो इस 130 को इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 नहीं 90 80. देन
250 इसने सेल किया था 210 का, बाय किया था, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये हो गया 40। अब आप इन सारी वैल्यू एड को ऐड कर दें, तो ये आपके पास 250 आ गया, ये आपका 250 है वैल्यू एडेड। तो दिस इज द सॉल्यूशन टू डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग से बचने का ये तरीका हमारा सबका होना चाहिए। देन काफी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एड क्या मेजर करता है? तो डबल काउंटिंग मींस काउंटिंग द सेम आउटपुट मोर देन वंस while measuring national income through production method। तो ये प्रॉब्लम केवल प्रोडक्शन मेथड में ही अराइज होती है। इससे क्या प्रॉब्लम होगी? ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स हो जाता है, ओवर एस्टिमेशन। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है मैंने एग्जांपल से, तो जो अभी आपने देखा मैंने प्रूव किया था इसमें एग्जांपल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, wheat sold to by farmer to flour mill, then flour sold to flour mill to baker, then bread sold to shopkeeper, and finally shopkeeper sells bread to final consumer. Here the value of wheat is counted 4 times. So value of services flour mill 3 times, value of services baker 2 times, and so what we should do, we should calculate value add by each and every firm, जो भी मैंने एग्जांपल में बताया। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। अब आपको कैसे क्वेश्चंस बेटे एग्जाम में होंगे इस टॉपिक से, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है पहले वाला, वो भी मैं यूट्यूब पे आपको लोड करूंगा। आज दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं डे 2 के अंदर। तो कैसे क्वेश्चंस की आपने तैयारी करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस इस साल बेटे एग्जाम में आएंगे, और इसमें सीयूटी के अंदर। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में इस टाइप का एक आपको केस दे रखा होगा, लुक एट दिस। केस बेस्ड क्वेश्चंस में so in this year's CUT exam there will be a case based questions this year. So first of all students, you have to read this passage, the passage that has been given. So overall objective of political activities and so on, आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना होगा। इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चंस देखेंगे और उसके आंसर्स को देखेंगे। आंसर्स देने के लिए जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी इज नॉट कंसीडर्ड एज बेटर मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कुड बी अकाउंट फॉर द सेम। तो अब आपको क्या लगता है कि कौन से वाले के केस के अंदर आपका लगेगा कि ये बेटर मेजरमेंट है या नहीं है? तो बताइए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप इसमें देखिएगा कौन सा है। तो एक्सटर्नलिटीज, नॉन मार्केटेबल सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। तो आपको मैंने सेकंड वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें बता रखा है कि सारी की सारी जीडीपी की एक लिमिटेशंस है। तो नॉट कंसीडर्ड, तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। Then which of the following measures of GDP considered base year? तो बेस ईयर वाला कौन सा होता है? तो बेस ईयर बेटे रियल जीडीपी आपका माना जाएगा, तो आंसर है रियल जीडीपी, ऑप्शन सी। लाइकवाइज ये आपके पास अजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो जीडीपी डज नॉट गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये बात बिल्कुल सही है, नॉट है इसमें, सॉरी नॉट दे रखा है, तो डज नॉट गिव तो बिल्कुल सही है कि आपको वेलफेयर के बारे में जीडीपी क्लियर इंडिकेशन नहीं देता। जीडीपी डज नॉट कंसिडर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, तो बिल्कुल सही है, जीडीपी की लिमिटेशंस है। तो यहां पर सब कुछ परफेक्ट है, आंसर शुड बी ए। तो बेटे आपको एक जो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इसमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। बस एक दिमाग में बात रखना कि आपको पैसेज में से आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके पास जो 12th की नॉलेज है उसको यूज करके आप आंसर्स लिखेंगे। इसी तरह से यहां पर एक फिर से क्वेश्चन दे रखा है कि आपको यहां पर मैच करना है
कि कौन सा आपका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे निकल सकता है। तो जीडीपी में अगर आप NFIA प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नेशनल, देखिए यहां पर क्या है, ये डोमेस्टिक है और ये NFIA, तो अब NFIA में डोमेस्टिक प्लस कर देंगे तो ये नेशनल लेवल पे बन जाएगा, दैट मींस GNP कन्वर्ट हो जाएगा और GNP आपका नंबर 2 पे है, तो इसका आंसर यहां पे मिल गया। इसी तरह से अब डोमेस्टिक फिर से है, NFIA फिर से ये नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NNPFC, जिसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो NNPFC नेशनल इनकम ये आपके पास आ गया। अब NIT है, FC है, तो NIT में FC प्लस करते हैं तो ये मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस मींस NDP MP हो जाएगा और NDP MP आपके पास है दिस वन। लाइकवाइज डेप्रिसिएशन माइनस करने से ये नेट वैल्यू बन जाएगी और नेट आपके पास ये दे रखा है, तो फाइनल आंसर आपके पास A ऑप्शन इसका बन गया। तो ये बेसिक है जो आपने इसके तैयारी करके आंसर्स को दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो बेटे इस टाइप का आपके एग्जाम में होगा जो आपको पैसेज पढ़ना है, क्योंकि अगर कंप्यूटर पे हुआ तो बार बार स्क्रीन पे आपको देखना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए पैसेज पे फोकस ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर्स पे फोकस करें। देन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके उसमें होंगे CUT के अंदर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की डिटेल नॉलेज है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है ऑलरेडी, तो आप बड़े आराम से आंसर्स दे सकते हैं। अब यहां पर स्टॉक एंड फ्लो में आपको प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। तो फ्लो होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आप कह सकते हो जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग ईयर में आप स्टडी करते हो। कोई एक मंथ में स्टडी कर सकते हो 1 तारीख से 31 या 30 तक, तो वो आपके पास फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। सो हेयर आप देखेंगे कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी 1 साल के लिए। जीडीपी मेजर करते हैं, ये भी 1 साल की। चेंज इन स्टॉक होता है, वो भी क्लोजिंग और ओपनिंग होता है, तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आंसर्स आपको क्लियर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेयर क्वेश्चन सेज if the money value of final goods and services produced by normal residents of a country in a year measured prices current year, तो बेटे करंट ईयर पर अगर आप वैल्यू गुड्स को मेजरमेंट करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी, और नॉमिनल जीडीपी तो यहां पर है नहीं, तो दूसरा नाम क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस। तो परफेक्ट आंसर इज डी। तो दो हैं, एक होता है रियल जीडीपी, दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी या करंट प्राइस पर, तो परफेक्ट आंसर है डी। लाइकवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, लुक एट दिस क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ट्रांसफर इनकम। तो मैंने कहा था ट्रांसफर इनकम वन साइडेड पेमेंट होती है, दैट मीन्स कि आपने किसी को दिया बट आप बदले में उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो। तो यहां पर ऐसी कौन सी चीजें बदले में आप उसको नहीं दोगे। रेंट तो तब मिलेगा जब आपने अपना लैंड दिया होगा, वेजेस तब मिलेगी आपको जब आपने अपनी लेबर दी है। तो गिफ्ट रिसीव्ड, गिफ्ट के बदले हम किसी को कुछ नहीं देते, तो गिफ्ट यहां पर ट्रांसफर इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट वन, नेट, देखो नेट है और मार्केट प्राइस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब नेट है तो नेट ले लेंगे और मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो एनडीपी एट एमपी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी। बस पढ़ने की देर है, आपको आंसर्स मिल सकते हैं। मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अब बहुत सारे मैंने लगभग 23 पेजेस की फाइल बनाई है। जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं ये उनसे कहूंगा कि आप मुझे एक मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको फाइल को सेंड कर दूंगा। और जो बच्चे CUT ग्रुप में हैं उनको तो ऑलरेडी ये फाइल में दे ही दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की, उनके आंसर्स भी होंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। लाइकवाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगेन बेटे आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन पता होगी तभी बता पाएंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स
में आप किसी भी गुड्स को ओनली वंस यूज कर पाते हैं बीइंग ए प्रोड्यूसर। तो अब यहां पर आप देख लीजिए कौन सा है जो प्रोड्यूसर यूज करेगा और ओनली वन टाइम यूज करेगा। तो यहां पर देखिए कंज्यूमर यूज कर रहा है तो ये तो हो नहीं सकता। मशीन है, मशीन तो मल्टीपल टाइम यूज होगी इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ये हाउस होल्ड यूज करेगा तो ये भी नहीं हो सकता। और वीट यूज कर रहा है मिल वाला, तो परफेक्ट आंसर है सी। तो बेटे कोशिश किया करें कि जो आंसर नहीं हो सकता पहले उसको ऑड कर लें, क्योंकि बेटे जस्ट आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस विद इन 1 आवर। तो काफी समय मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि आपको पता है -1 हो जाएगा और एक एक नंबर से कंपटीशन वाली बात है, क्योंकि बच्चों ने गलत किया तो नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन। तो ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से जो आपके फिक्स एसेट्स है उसमें लॉस होता है, वो आपके पास डेप्रिसिएशन होती है, नॉर्मल वियर एंड टीयर। क्योंकि आग लगने से, अर्थक्वेक होने से, स्ट्राइक होने से ये डेप्रिसिएशन नहीं होते हैं, ये आपके पास अनफोर्सीन ऑब्सोलेंसेस के अंदर आते हैं। तो परफेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको बेटे 6 बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं, जो बच्चे पहली बार अगर इसको देख रहे होंगे। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू नेट फाइंड करनी है तो ग्रॉस में से बेटे माइनस डेप्रिसिएशन होती है, और अगर आपको ग्रॉस करना है तो नेट में आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। Likewise, if you want to calculate anything on factor cost, then market price minus net indirect taxes, and for market price, factor cost plus net indirect taxes. Likewise, if you want to calculate on national level, then domestic level, just add net factor income from abroad, and for domestic level, national minus नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सो बेटे आपको ऐसे क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके लिए अगर आपने ये 6 बेसिक पॉइंट कर लिए तो बड़े आराम से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जीडीपी है, ये भी जीडीपी, सो जीडीपी कैंसिल हो गया। ये फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करने के लिए देखिए मैंने आपको यहां पर लिखा है, ये मार्केट प्राइस है, उसको फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना है। तो आप देख रहे हैं माइनस क्या हो रहा है? एनआईटी। तो माइनस एनआईटी इधर आ जाएगा एनआईटी, दैट मींस आंसर इज डी। तो ये नॉलेज होगी तब आप ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप सोचे इसको याद कर लें तो बेटे एमसीक्यू याद नहीं होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करेंगे तब आपको काम चल पाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको आप याद कर लेना। इसको जो बच्चे नए हैं उनको तैयार हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं जो बच्चे 12th मुझसे पढ़े हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 8 सेज डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम इफ, अब कंडीशन दे दी है। अब आप क्या करेंगे? आप देखते हो कि नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी, उसमें हमें प्लस करना होता है एनएफआईए। तो अब ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन होगी इस वैल्यू से, कब हो सकती है ये आपने इसमें डिसीजन लेना है। तो अब आप एनएफआईए प्लस करेंगे तो नेशनल इनकम ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? वो तो ज्यादा हो जाएगा प्लस का हुआ तो। इसलिए परफेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई, मान लीजिए ये 1000 है और ये वैल्यू माइनस का 100 है, तो नेशनल इनकम कितनी होगी? 900। और यही बोल रहा है कि डोमेस्टिक इनकम ज्यादा है, तो कब है? व्हेन एनएफआईए इज नेगेटिव। तो परफेक्ट आंसर है सी। तो बेटे कोई जल्दबाजी में आंसर नहीं लिखना, एक एक चीज को प्रॉपर सोल्व करके ही आपने आंसर पर पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट, देखो बेटे ये जरूर पढ़ लेना एग्जाम में, नॉट वर्ड है या नहीं है। नॉट काफी कंफ्यूजन वाला होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट्स इसमें कौन नहीं है? तो बेटे आपको पता होना चाहिए, अगेन नॉलेज। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपके पास 2 चीजें मेन आती हैं। एक आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी,
और दूसरा आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बेटे तीन चीजें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। एंटरप्रेन्योरशिप में आता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट में बेटे अगेन तीन पार्ट आपके आते हैं, एंड दे आर डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये है पूरा बेसिक नॉलेज। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है तो कोई भी आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस सारी बेसिक नॉलेज में ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा आपको वेजेस। तो परफेक्ट आंसर है डी, वेजेस। देन हाँ, while estimating national income, depreciation is measured from। तो डेप्रिसिएशन किस चीज से मेजर की जाती है, किस चीज में डेप्रिसिएशन होता है? तो बेटे डेप्रिसिएशन किस में होना चाहिए? क्या कंज्यूमर गुड्स के जो कंज्यूमर यूज करता है, क्या उसमें डेप्रिसिएशन लगता है? नहीं, वो तो अपने सेल्फ यूज के लिए यूज कर रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स में तो वैसे भी नहीं होगा, फाइनल में नहीं, तो हमेशा कैपिटल गुड्स में ही डेप्रिसिएशन मानी जाती है। तो परफेक्ट आंसर शुड बी बी। लाइकवाइज नेक्स्ट वन, लुक एट हियर अगेन। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को हम क्या बोलते हैं? तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम होती है। डोमेस्टिक इनकम को बोला जाता है एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी के बेटे तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मिक्स्ड इनकम। तो यहां पर एनडीपी एट एफसी आंसर ए आंसर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया था। लीकेजेस, लीकेजेस की तीन टर्म्स बताई थी मैंने, इसमें पूछा है नॉट। तो लीकेजेस के तीन टर्म्स बताए थे, टैक्सेस, सेविंग्स एंड इंपोर्ट। ये लीकेजेस के टर्म्स होते हैं। और अगर इंजेक्शन होता है तो इंजेक्शन में टैक्सेस को गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में, और इंपोर्ट का हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तीनों टर्म्स आपके पास इसमें अवेलेबल हैं। आंसर है डी, इंटरमीडिएट गुड्स लीकेजेस नहीं होती है। देखो बेसिक पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन मैं फिर से कहूंगा कि आपके लिए मुश्किल नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगेन 6 बेसिक पॉइंट पर आप इसके आंसर पर पहुंच सकते हैं। सो कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें आप कहते हो कि ये क्लियर हो सकता है? तो एक कॉन्सेप्ट है जीएनपी एट एमपी, और दूसरा कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट एमपी। तो आप अगर कन्वर्ट करेंगे 6 बेसिक पॉइंट पे, जीएनपी एट एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। अब बोल रहा है ग्रेटर देन, हमें ये वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो पहले कन्वर्ट तो कर लें कि क्या करने से हो सकता है। तो आप देखते हैं डोमेस्टिक टू नेशनल, डोमेस्टिक टू नेशनल करने के लिए क्या कर किया जाता है, NFIA प्लस किया जाता है। अब ऐसी वैल्यू क्या प्लस करें कि ये वैल्यू आपकी ज्यादा आ जाए? तो नेचुरली है उस केस में अगर ये NFIA पॉजिटिव हुआ, NFIA की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये वैल्यू अपने आप ज्यादा आ जाएगी, दैट मींस मोर देन 0। तो परफेक्ट आंसर शुड बी डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? तो अगेन हमने आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए पिछली वीडियो में दिया हुआ है। तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप नेशनल इनकम में इसमें इंक्लूड होगा? तो पहले आप देख सकते हैं सेल ऑफ बॉन्ड्स। तो बेटे बॉन्ड्स की सेल परचेज नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है। ये केवल फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रांसफर इधर से उधर हो रहा है, इससे कोई आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है।
लाइकवाइज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन फर्म जो कर रही है वो आईसी माना जाता है, तो ये भी ऐड नहीं होता। देन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन बाय हाउस होल्ड टू बैंक्स, तो अगर हाउस होल्ड बैंक को लोन दे रहा है तो इसका कंजम्पशन का पार्ट है, ये प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन माना जाएगा, तो परफेक्ट आंसर है सी, ये नेशनल इनकम में ऐड होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रांसफर पेमेंट, तो इसमें से ट्रांसफर पेमेंट कौन नहीं है? तो अगेन ट्रांसफर, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर होता है वन साइडेड पेमेंट, तो अगर गिव एंड टेक हो रहा है, कोई किसी को कुछ दे रहा है बदले में कुछ ले रहा है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट नहीं हो सकता, तो वो है इसका आंसर, यहां पर है ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडीज ट्रांसफर पेमेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके बदले में प्रोड्यूसर्स को प्राइस कम करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, when the value of same output is counted more than once, अभी हमने डिस्कस किया था नेशनल इनकम इट रिजल्ट्स, तो इससे क्या इंपैक्ट होगा? तो इससे क्या होगा? मोर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट है वो बढ़ जाएगा पहले से कंपेयर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैंने अभी बताए थे नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एनएफआई, बेटे एनएफआई कंपोनेंट मैंने आज के वीडियो में भी आपको रिवाइज करवाए थे, तो नेट सीओई होता है, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप ये ऑपरेटिंग सरप्लस ही होता है, तो ये भी होगा, नेट रिटेन्ड ये भी होगा, तो आंसर है डी, नन ऑफ दीज, ये सारे के सारे ही पार्ट होते हैं, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो ना हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना कंपोनेंट्स एनएफआईए के। नेक्स्ट वन, विच आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में आप इसमें से कौन सी आइटम को इंक्लूड करेंगे? तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, बेटे ध्यान रखना एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होता, हमेशा एम्प्लॉयर का होता है, तो एक तो ये नहीं हो सकता। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, तो मेंटेनेंस पर खर्च नहीं होता, ये नॉर्मल वियर एंड टियर होती है, इसको ऐड नहीं करते हैं। देन एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, हाँ ये न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, न्यू एसेट्स ऐड हुई है, तो इसको नेशनल इनकम में हम ऐड करें। देन लुक, अब मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं खुद आंसर जज करने के लिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा, पहले अपने मन में बच्चे पढ़ लीजिए और आंसर सोच लीजिए, फिर आप आंसर को देखना। 10 सेकंड्स का टाइम। सो हियर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपके पास न्यू एसेट्स, एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो आंसर है यहां पर डी, बी आंसर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया इसी टाइप का कि लीकेजेस इसमें से क्या है, तो लीकेजेस क्या है, तो आप देख सकते हैं कि लीकेज इंपोर्ट करने से लीकेज होगा, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person or an institution who normally resides in a country and whose economic interest lies in that country, तो ये तो आपको पिछली वीडियो में हमने क्लियर किया हुआ है, उसे बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, सो फैक्टर पेमेंट आपके पास टू साइड होती है, गिव एंड टेक होता है, आप बदले में उससे कुछ लेते हैं, तो वो आपके पास 22 के लिए आंसर होना चाहिए परफेक्ट वन, सी प्रॉफिट, ये फैक्टर पेमेंट है। देन कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, तो कॉर्पोरेशन टैक्स किसका कंपोनेंट नहीं है? तो बेटे कॉर्पोरेशन टैक्स किसका नहीं है, आप देखते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स आपका यहां पर, क्योंकि ये कुछ अलग क्वेश्चन है, कॉर्पोरेशन टैक्स मैंने बताया था प्रॉफिट के अंदर आता है,
प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इन तीनों में से किस चीज में प्रॉफिट नहीं आता है, तो वो पर्सनल इनकम। तो आंसर इसका सी होना चाहिए। देन ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर। अगर सरकार ओल्ड एज पेंशन दे रही है तो ये किस चीज में आएगा, ये आपके पास ट्रांसफर है, बट कौन सा है, करंट ट्रांसफर, क्योंकि पर्सन की करंट इनकम में ही ऐड होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। तो इसमें कौन आपका नॉर्मल रेजिडेंस नहीं है, तो अमेरिकन टूरिस्ट यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है, ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंस नहीं है। तो इस टाइप से बहुत से क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं आपको फाइल भेजूंगा, उसमें मोर देन 500 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, सारे मिलाएंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही।